Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of March 2021. 4 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स का कोर्स हो, रिवीजन का, या फिर सीसैट का कोर्स हो, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो डेजर्ट फ्लैग 6 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ मल्टी नेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वारफेयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय द यूनाइटेड अरब अमीरात्स एयरफोर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? ऑप्शंस आर, इट एम्स एट यूनिवर्सलाइजिंग द एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द स्कूल एजुकेशन बाय 2030। दूसरा है, the policy proposed to replace the erstwhile 10+2 system by the new 5+3+3+4 curriculum structure. Statement 3 है, teaching up to at least grade 2 to be in the mother tongue regional language. Statement D है, it proposed to make class 10th and 12th board examination easier to test the core competencies rather than the memorizable facts. तो आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट वाला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रिस्पेक्ट टू गिग इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द नेचर ऑफ द जॉब कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ गिग वर्कर इज यूजुअली शॉर्टर एंड मोर स्पेसिफिक टू द टास्क और जॉब असाइंड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इन इंडिया द गिग वर्कर्स वर नाइदर कंसीडर्ड एज वर्कर्स नॉर एम्प्लॉई एंड वर नॉट इंटाइटल्ड टू लीगल प्रोटेक्शन अंडर द लेबर लॉज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब आज के मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज पे आते हैं, देखते हैं क्या मैप है आज का। तो आज का जो मैप मैंने लिया है वो है द आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। कल मैंने आपको आइलैंड्स ऑफ द इंडियन आई थिंक अटलांटिक ओशन बताया था, जिसमें असेंशन आइलैंड्स, ये सारे मैंने आपको बताए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो वाला पार्ट भी। आज का पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक आइलैंड्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आइलैंड ग्रुप है पैसिफिक में है हवाई आइलैंड्स, ठीक है ना। हवाईन आइलैंड्स आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर हवाईन आइलैंड्स दिख रहा होगा, है ना। फिर यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जैसे कि मार्शल आइलैंड्स है, ठीक है ना। मार्शल आइलैंड्स का ग्रुप भी यहाँ पर है। देखो यहाँ पे मार्शल आइलैंड्स है। इनके नाम जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन नाम से ही आएगा। ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि ये क्या। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो डायरेक्टली आइलैंड का नाम देकर के आपसे ओशियन पूछेगा, या फिर आपसे अरेंज करवाएगा वो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ऐसा कुछ अरेंज करवाएगा। तो इसमें जहाँ भी पॉसिबल होगा वहाँ ही अरेंज करवाएगा। ऐसा तो नहीं करवाएगा कि मिला मिला दिख रहा है वहाँ भी करा लेगा। तो हवाईन आइलैंड्स आपको दिख गया। फिर ये आपको गुआम के ऊपर दिख रहा होगा, देखो नदन मैरियानाज दिख रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको मार्शल आइलैंड दिख रहा होगा, द मार्शल आइलैंड ग्रुप इज देयर। देखो मार्शल आइलैंड दिख रहा है ना। फिर कुछ जगहें भी देख लो, जैसे कि माइक्रोनेशिया है ना, पॉलिनेशिया, ये भी पार्ट होते हैं इधर, पैसिफिक के ही पार्ट हैं ये, ठीक है ना। तो आपसे अगर वो भी कोई पूछे कि माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सब कौन से ओशन में आते हैं, कौन से पार्ट्स में आते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे गलत मत करना, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको देखो नाउरू नाम की एक जगह दिख रही है, नाउरू दिख रही है ना, नाउरू नाम की जगह। तो नाउरू भी यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन में आता है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है एक्चुअली में? क्योंकि ऐसा नाउरू जैसा क्वेश्चन, वनुआतू और नाउरू ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने ऑलरेडी, है ना। तो इसको भी देख लेना। और मैं आपको बता दूंगा अभी कौन कौन कहाँ पे आता है। वैसे देखो 3 पार्ट हैं, इसको लिख लो। वैसे 3 पार्ट इसमें लिखे नहीं है, लेकिन 3 पार्ट हैं। एक होता है माइक्रोनेशिया, दूसरा होता है मेलानेशिया और तीसरा होता है पॉलिनेशिया। कौन कौन से? माइक्रोनेशिया, दूसरा होता है मेलानेशिया एंड तीसरा होता है पॉलिनेशिया। तो माइक्रोनेशिया के अंदर जो आइलैंड्स हैं वो जैसे मैरियाना आइलैंड्स हो गया ना, मैरियाना आइलैंड्स और मार्शल आइलैंड्स। ये मैरियाना और मार्शल आइलैंड्स जो ऊपर के 2 दिख रहे हैं, ये माइक्रोनेशिया के पार्ट हैं, ठीक है ना। और फिर ये पापा न्यू गिनी वाला पार्ट, सोलोमन आइलैंड, ये सोलोमन आइलैंड दिख रहा है, ये सोलोमन आइलैंड नाउरू के नीचे, देखो नाउरू के नीचे सोलोमन आइलैंड दिख रहा होगा। और ये वनुआतू दिख रहा है ना, वनुआतू और न्यू कैलेडोनिया।
तो ये जो पार्ट है न्यू कैलेडोनिया, वनुआतू, फिजी हो गया आपका, वनुआतू हो गया, सोलोमन आइलैंड्स हो गया, और ये सारे जो पार्ट है पापा न्यू गिनी, ये वाले पार्ट मेलानेशिया के पार्ट हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा माइक्रोनेशिया में क्या था, माइक्रोनेशिया में आपका ऊपर का नदन मारियानाज, मार्शल आइलैंड, और ये किरीबाती भी इसी के अंदर आता है, किरीबाती वाला पार्ट भी इसी के अंदर आता है, ये भी आपको याद रखना है, किरीबाती वाला पार्ट भी इसी के अंदर का आता है। तो हमने देख लिया कि माइक्रोनेशिया का पार्ट कौन कौन है, मैरियाना आइलैंड, फिर वैसे कैरोलिन आइलैंड भी था यहाँ पे, कैरोलिन आइलैंड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैरियाना आइलैंड याद रखेगा, कैरोलिन आइलैंड याद रखेगा, मार्शल आइलैंड याद रखेगा, और किरीबाती याद रखेगा। ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है। मेलानेशिया मैंने आपको बताया, सोलोमन आइलैंड, तुवालू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, वनुआतू, ये सारे पार्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट जो है वो है पोलिनेशिया का पार्ट। तो पोलिनेशिया में आपका हवाईन आइलैंड अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया की पोलिनेशिया, तो हवाईन आइलैंड जो है वो आपका पोलिनेशिया का पार्ट है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड भी पोलिनेशिया का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड किसका पार्ट है, पोलिनेशिया का ही पार्ट है। इसके अलावा ये टोंगा जो दिख रहा है, टोंगा आपका दिख रहा होगा, ये भी आपका पोलिनेशिया का पार्ट है। फिर इधर आपका दिख रहा होगा, देखो तोकेलाऊ और जो तोकेलाऊ और तुवालू जो है, तुवालू भी आपका पोलिनेशिया का पार्ट है, तुवालू पोलिनेशिया का पार्ट है। नाउरू किसका पार्ट है, मैंने आपको बताया, देखो नाउरू आपका माइक्रोनेशिया का पार्ट है। फिर मैंने आपको बताया कि जो सोलोमन आइलैंड और वनुआतू किसका पार्ट है, ये मेलानेशिया का पार्ट है। फिर मैंने आपको बताया तुवालू और तुकेलाऊ जिसका पार्ट है, ये पोलिनेशिया का पार्ट है। समोआ आपका किसका पार्ट है, पोलिनेशिया का पार्ट है। कुक्स आइलैंड किसका पार्ट है, ये पोलिनेशिया का पार्ट है। टोंगा किसका पार्ट है, पोलिनेशिया का पार्ट है। न्यूजीलैंड किसका पार्ट है, पोलिनेशिया का पार्ट है, ठीक है ना। ये सारे याद रखें, कुक्स आइलैंड ये सब याद रखिएगा। फिर यहाँ फ्रेंच पोलिनेशिया तो लिखा ही हुआ है। एक सबसे इधर साइड देखो, ये लास्ट में देखो ईस्टर आइलैंड लिखा हुआ है, तो ईस्टर आइलैंड भी इसी का पार्ट है। ईस्टर आइलैंड भी आपका पोलिनेशिया का ही पार्ट है, और इनफैक्ट न्यूजीलैंड भी आपका पोलिनेशिया का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। एक मैप माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया वाला मैप भी है, लेकिन मैंने आपको ऐसे बता दिया है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि नदन मैरियानास, मार्शल आइलैंड, नाउरू, ये वाला किसका पार्ट है, ये आपका पार्ट है। किरीबाती किसका पार्ट है, माइक्रोनेशिया का। फिर आपका नीचे सोलोमन आइलैंड हो गया, बिस्मार्क आर्किपेलागो हो गया, बिस्मार्क आर्किपेलागो भी है वहाँ पे, इसमें नहीं लिखा है मैप में, लेकिन सोलोमन आइलैंड के ऊपर थोड़ा जब आप वेस्ट में जाएंगे तो बिस्मार्क आर्किपेलागो भी दिखेगा। देन आपका वनुआतू आइलैंड है, फिजी है, न्यू कैलेडोनिया है, एंड सेंटा क्रूज है। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर आती हैं, ये आती हैं आपके मेलानेशिया वाले पार्ट में। फिर पोलिनेशिया में आपका तुवालू, तोकेलाऊ, समोआ, कुक्स आइलैंड, तोंगा, न्यूजीलैंड, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कहाँ पे, पोलिनेशिया वाले पार्ट में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 पार्ट्स, है ना। ये मैप आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम देखते हैं। पहली न्यूज, इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कॉल्ड डेजर्ट फ्लैग इन द यूएई। तो यूएई में पार्टिसिपेट करेगा इंडियन एयरफोर्स पहली बार इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कॉल्ड डेजर्ट फ्लैग 6, ठीक है ना। डेजर्ट फ्लैग जो है वो यूएई में होने वाली है, और इंडियन एयरफोर्स पहली बार वहाँ पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो है द वर्ल्ड इज ऑब्जर्विंग एंड सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 ऑन March 3, 2021, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो था वो कब सब सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया गया 3 मार्च 2021 को। नाउ दिस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड अंडर द थीम, कौन सी थीम है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ये इसकी थीम रहेगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड सेकंड एडिशन ऑफ द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया क्या, सेकंड एडिशन ऑफ द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। अब मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 क्या है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैरीटाइम इंडिया समिट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये इसको ऑर्गेनाइज करता है। कौन करता है मैरीटाइम इंडिया समिट ऑर्गेनाइज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। And the FICCI will act as the industry partner in this summit. तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज तो हो गई जिसने ऑर्गेनाइज किया, और फिक्की जो बॉडी हो गई वो एक इंडस्ट्री पार्टनर की तरह काम करेगा। पार्टनर कंट्री कौन है, पार्टनर कंट्री है डेनमार्क इज द पार्टनर कंट्री फॉर द मैरीटाइम इंडिया समिट। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू विजुअलाइज अ रोड मैप फॉर इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर फॉर द नेक्स्ट डिकेड। फर्दर द समिट विल एड इंडिया टू बिकम द फोरफ्रंट ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर।
तो मेरीटाइम सेक्टर में इंडिया को फोरफ्रंट में लाने के लिए एंड टू विजुअलाइज अ रोड मैप फॉर इंडियाज मेरीटाइम सेक्टर फॉर द नेक्स्ट डिकेड, अगले 10 सालों के लिए इंडिया के मेरीटाइम सेक्टर का रोड मैप बनाने के लिए ये समिट होता है। पार्टनर कंट्री डेनमार्क है इस बार की, एंड जो आपका इंडस्ट्री पार्टनर है वो आपका फिक्की रहेगा, ठीक है ना। अब कुछ साइबर वॉरफेयर्स के नाम लिखे हुए थे जो चाइनीज साइड से इंडिया के ऊपर आए हैं। तो पहला स्टोन पैंडा, याद रखेगा स्टोन पैंडा क्या है, तो यूएस बेस्ड साइबर ग्रुप है, उसने इन्फॉर्म किया दैट चाइनीज हैकिंग ग्रुप स्टोन पैंडा इज देयर। तो चाइनीज हैकिंग ग्रुप है स्टोन पैंडा का, पांडा के नाम से, एंड दिस स्टोन पैंडा इज टारगेटिंग द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ भारत बायोटेक एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा ये भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया था, करने की कोशिश करेगा स्टोन पैंडा। दूसरा है शैडो पैड मालवेयर। तो शैडो पैड मालवेयर जो है ये क्या है, फेब 2021 में यूएस बेस्ड साइबर कंपनी ने पब्लिश की रिपोर्ट और कहा कि चाइनीज ग्रुप है जिसका नाम है रेड इको, देयर इज अ चाइनीज ग्रुप कॉल्ड रेड इको, एंड ये क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग दिस मैलवेयर कॉल्ड शैडो पैड टू टारगेट इंडियाज पावर सेक्टर। ये इंडिया के पावर सेक्टर को टारगेट करने के लिए शैडो पैड मैलवेयर का यूज कर रहा है, यूएस ने ये रिपोर्ट बताई थी। अब जो अगली न्यूज है वो है लिंक्डइन हैज रिलीज द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021। तो अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 किसने रिलीज किया है, लिंक्डइन ने रिलीज किया है, ठीक है ना। अब ये इंडेक्स फोकस किस चीज पे करता है, द मैनर इन विच वुमेन परसीव देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इट फोकसेस ऑन द मैनर इन विच द वुमेन परसीव देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। And opportunity index also focuses on how the gender gap is slowing down the career progress of working women। मतलब ये opportunity index ये भी फोकस कर रहा था कि जेंडर गैप जो है वो किस तरीके से स्लो डाउन कर रहा है कैरियर प्रोग्रेस ऑफ द वर्किंग वुमेन, वर्किंग वुमेन के कैरियर प्रोग्रेस को किस तरीके से स्लो डाउन कर रहा है, ये सारी चीजें भी इसमें देखी गई। तो अपॉर्चुनिटी इंडेक्स लिंक्डइन ने, और शैडो पैड मैलवेयर याद रखेगा जिसने पावर सेक्टर में टारगेट किया था, स्टोन पैंडा याद रखेगा चाइनीज हैकिंग ग्रुप है, ये सारा याद रखेगा। मेरीटाइम इंडिया समिट सेकंड एडिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के थ्रू हो रहा है ये भी याद रखेगा, एंड पार्टनर कंट्री डेनमार्क है, ये सब याद रखेगा, ठीक है ना। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 मार्च 3 2021 को सेलिब्रेट किया गया, और इंडियन एयरफोर्स जो है वो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो कि यूएई में होगी उसमें पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। अगली न्यूज़ है कोवैक्सीन शोज 81% एफिकेसी एंड ऑल्सो वर्क्स अगेंस्ट द वेरिएंट। तो जो कोवैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक यानी कि हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक एंड आईसीएमआर ने बनाया है, उसने जो एफिकेसी दिखाई है वो लगभग 81% की एफिकेसी दिखाई है, और ये भी पता चला है कि ये वर्क कर रहा है अगेंस्ट द अदर वेरिएंट्स एज वेल। तो जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट भी ये वर्क कर रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो है यूएस थिंक टैंक रिपोर्ट क्लासिफाइज इंडिया एज पार्टली फ्री। यूएस का एक थिंक टैंक है जिसका, ठीक है ना, जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। देयर इज अ थिंक टैंक इन यूएस जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, एंड इट हैज क्लासिफाइड इंडिया एज पार्टली फ्री। पार्टली फ्री की कैटेगरी में इंडिया को रखा है, और इंडिया का जो स्कोर रहा है इस बार वो 67 था। लास्ट ईयर 2019 में ये 71 था। मतलब कि जो फ्रीडम है वो डिग्रेड हुई है इंडिया में, इनका कहना है, यूएस थिंक टैंक का कहना है कि फ्रीडम जो इंडिया में है वो डिग्रेड हुई है। 71 स्कोर था लास्ट ईयर, 71 से घट करके 67 आ गया है। और इंडिया में जो गवर्नमेंट, इंडिया में जो कहना चाहिए फ्रीडम का स्टेटस है वो पार्टली फ्री स्टेटस है, दिस पार्टली फ्री स्टेटस, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस। इसका आप कोड भी कर सकते हो मेंस में, प्रीलिम्स में। अब यहां पे देखो लिखा है वॉइसिंग डिसेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉइस करना या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट आवाज उठाना सेडिशन में नहीं आता है। हुआ क्या था कि अभी रिसेंटली केस गया था जहां पे फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट बुक किया जा रहा था उनको सेडिशन के केस में। सेडिशन का एक्ट आपको पता ना, सेडिशन का मतलब कि कौन सी धारा क्या होती है। सेडिशन 124A होती है, आईपीसी की 124A होती है, ठीक है ना, इसको याद रखना। सेडिशन जो होता है वो आईपीसी का 124A होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब बात ये थी यहाँ पे कि जो सुप्रीम हाई कोर्ट है उसका ये कहना है द एक्सप्रेशन ऑफ अ व्यू विच इज डिसेंट फ्रॉम अ डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन नॉट बी सेट टू बी सेडिशियस, द कोर्ट सेड। तो कोर्ट का ये कहना था कोई ऐसा व्यू पॉइंट अगर आपने रखा है जो कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट है, यानी कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेडिशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप
मैंने पहले भी आपको बताया कि सेडिशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि वायलेंस होना चाहिए, या वायलेंस को प्रमोट कर रहा हो, या ओपनली वो वायलेंस करने के लिए कह रहा हो, आवाज़ उठा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके सेडिशन के अंतर्गत। बट जस्ट इफ़ योर ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट डज नॉट मीन दैट आपके ऊपर आपको बुक कर लिया जाएगा सेडिशन के केस में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। पहला आर्टिकल है सोनिया गांधी द्वारा लिखा गया, द डिस्ट्रेस सेल ऑफ नेशनल एसेट इज अनवाइज। अब ये जो आर्टिकल है पूरा इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से लिखा गया है, और ऑब्वियस सी बात है, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर शी इज ऑल्सो प्रमोटिंग हर ओन पार्टी। लेकिन अब सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, हम वो वाली चीज़ उठाते हैं जो जेन्युइन चीज़ें होंगी, वही चीज़ें हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, कोई और चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ ऑथर ने बोली है कि अभी बहुत सारा क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में चल रहा है ना, और डीमोनेटाइजेशन था जो पहली क्राइसिस थी डीमोनेटाइजेशन की, ठीक है ना। 2% ड्रॉप जब जीडीपी में लगभग मनमोहन सिंह ने पॉइंट आउट किया था उस समय। उसके बाद जीएसटी लाया गया, जीएसटी में भी बीच में हमने देखा स्टेट्स के साथ दिक्कत की हुई, कंपनसेशन दिया नहीं गया, ये सारी चीज़ें ऑथर ने बोली है, ठीक है ना। अब ऑथर कह रहा है ऑयल टैक्सेस एंड पीएसयू प्राइवेटाइजेशन, जो दो बड़े मुद्दे हैं वो ये है। पहला तो ऑथर ने कहा कि इंटरनेशनल अगर ऑयल का प्राइस देखा जाए तो वो लो है। अब लो इंटरनेशनल प्राइसेस में एक अपॉर्चुनिटी ये मिलती है, देखो सिंपल सी जो कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया ऑथर द्वारा, वो थोड़ा अच्छा कंसेप्ट लगा मुझे। देखो जब लो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं और गवर्नमेंट अगर क्या करे कि इस लो इंटरनेशनल प्राइसेस को कंज्यूमर्स को ट्रांसफर कर दे, मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर ही है, पेट्रोल और डीजल के दाम इतने नहीं बढ़ने चाहिए थे, अगर एक्साइज ड्यूटी हटा दो तो सारा सस्ता हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा करके रखती है, इसलिए वो पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगा दिखता है। ऑथर का ये कहना है कि अगर आप ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर दो टू द कंज्यूमर, तो होगा क्या कि कंज्यूमर के पास जो पैसा बचेगा, मतलब कि गाड़ी पेट्रोल में पैसा कम लगेगा, उसको ये आपका ये कम देना पड़ेगा किराया, है ना। तो अगर कंज्यूमर को किराया कम देना पड़ेगा, गाड़ी पेट्रोल में कम लगेगा, तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, देयर विल इंक्रीज इन कंजम्पशन, क्योंकि उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑलरेडी ग्रोथ होने के भी चांसेस रहते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं तो क्या होगा कि वो जो सेविंग हो रही थी वो सेविंग नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद ऑथर ने कहा कि दूसरी चीज़ ये है कि जो अच्छी खासी पीएसयूज काम कर रहे हैं उनको आपने प्राइवेटाइज करने का सोच लिया है ना। और डिसइन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। ऑथर ने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट करना डिफरेंट थिंग होता है, लेकिन आप तो सीधे प्राइवेटाइज करने के मूड में आ गए। इनफैक्ट आपने बजट में भी कह दिया कि यू आर सेलिंग योर पीएसयू एंटिटीज टू द प्राइवेट प्लेयर्स, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि आप जो है हैवी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हो, और प्राइवेटाइजेशन यू हैव चूजन प्राइवेटाइजेशन इंस्टेड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। ये थोड़ा गलत चीज़ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ऑथर ने जो इशू उठाया है कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या है, क्यों डिफरेंस है। ऑथर ने कहा है कि अभी जैसे एलआईसी का आपने बोला है कि मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करोगे, आईपीओ आने वाला है एलआईसी का, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्राइवेटाइज द क्राउन ज्वेल ऑफ इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में जो सबसे अच्छा काम कर रहा है एलआईसी, उसको आप प्राइवेटाइज करने वाले हो। इसके बाद अगर आप देखो तो पीएसयू जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। सब सिंपल सी बात है, जैसे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनके पास मजबूरी कि उनको ब्रांचेस खोलनी है, यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक है, उनको ब्रांचेस खोलनी है। आप इमेजिन करो कि क्या आप किसी प्राइवेट प्लेयर को फोर्स कर सकते हो इस तरीके से, मतलब कि आप उसको ये बोलो कि आप जाओ और वहाँ पर गांव वाले एरिया में ये खोलो, रूरल एरियाज में खोलो, ठीक है। कुछ जगहों में बैंकिंग में आपने किया हुआ है, रूल बनाया है, लेकिन क्या हर चीज़ में आप बोल सकते हो कि आप वहाँ पे करो? नहीं बोल सकते हो। तो ऑथर ने वही बोला कि जो बैकवर्ड रीजन्स होते हैं, जो ये रीजन्स होते हैं, यहाँ पे पीएसयूज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे में आपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो पुश किया है, तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इन कैटेगरीज में पड़ेगा, है ना। आदिवासीज जो हो गए, दलित जो हो गए, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हो गई, जो कि थोड़ा मेन स्ट्रीम से हट करके रहे ना वहाँ उनको दिक्कत होने लगेगी। फिर ऑथर ने कहा कि अब आपको ये लगता है कि एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है प्राइवेटाइजेशन आने से, तो यस बैंक का कोलैप्स जो था, है ना, यस बैंक का कोलैप्स जो था, आईएलएनएफएस का जो कोलैप्स था, वो ये दिखाता है कि प्राइवेटाइजेशन होना कोई गारंटी नहीं है, वो वर्क कल्चर पे डिपेंड करता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्राइवेटाइजेशन होना कोई गारंटी नहीं है। यस बैंक तो प्राइवेट बैंक ही था, फिर भी इस तरीके से ध्वस्त हो गया, है ना, कई जगहों पे। और आईसीआईसीआई अपना आपका आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये आपके प्राइवेट बैंक है, लेकिन ये डीसिप बैंक की कैटेगरी में आते हैं, है ना, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पे यस बैंक फेल हो गया। तो ऑथर ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन होना कोई गारंटी नहीं कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगा, है ना। और ऑथर ने कहा कि ये
अगर अपन ये ध्यान दें कि 2008-9 में जो सब प्राइम क्राइसिस आए थे यूएसए में, उस समय अगर कोई रेजिलियंस शो किया था किसी सेक्टर ने इंडिया के, तो वो था इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स, है ना। इंडिया के जो नेशनलाइज्ड बैंक्स थे वो रेजिलियंस शो कर रहे थे, और हमारी जो ग्रोथ हुई थी वो इतनी ज़्यादा हुई थी और कम नहीं होने पाई थी, ठीक है ना। वही ऑथर ने बोला कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी इंस्टेंस चेंज हो रहा है। जैसे अभी तक बहुत दिनों तक हम ये सुन रहे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनको बैंकिंग सेक्टर में इंटर नहीं करना चाहिए। ये बहुत प्रिंसिपल्ड ओपिनियन है, जो कि किसने भी लिया था, रघुराम राजन जी ने भी यही ओपिनियन लिया था कि जो कैपिटलिस्ट है, जो कि कंपनी ओनर्स है, वो ना आए बैंकिंग सेक्टर में, बैंक्स को ना चलाएं, दैट विल बी वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। और ये प्रिंसिपल ओपिनियन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि अब उसने चेंज करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे गवर्नमेंट की टोन में वो भी अपनी टोन बदलने लगा है। तो यही वाली बात होगी कि जब गवर्नमेंट अपनी टोन बदलेगी तो इनको टोन अपनी बदलनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। टू डिराइव मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम पीएसयू फॉर द एक्सचेकर, द गवर्नमेंट शुड कैलिब्रेट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर ईच इंडिविजुअल केस। अब यहाँ पे सोल्यूशन ऑथर नहीं देखिए, आपको अगर ये देखना है कि किसको प्राइवेटाइज करना है किसको नहीं, तो आप कैलिब्रेटेड एफर्ट्स लो ना। आप इस तरीके से मत चलो जैसे कि आप चल रहे हो, आप कैलिब्रेटेड एफर्ट्स लो और आप बिल्कुल एक एक करके उसको प्रॉपर एनालिसिस करके ये काम करो, इस तरीके से ना काम करो। अगला जो आर्टिकल है वो डिस्पाइट आर्बिट्रेशन टग ऑफ वॉर म्यूचुअल सेटलमेंट इसकी। अब यहाँ जो आर्टिकल है ये केयर एनर्जी लिमिटेड और वोडाफोन के केस के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है कि किस तरीके से केयर एनर्जी का केस और वोडाफोन का केस दोनों रूलिंग हम हार गए। इनफैक्ट हेग में रूलिंग हुई September 25, 2020 को the Permanent Court of Arbitration at The Hague ruled that India's imposition on Vodafone of 27,900 crores in retrospective taxes, including interest and penalties, was in the breach of the India-Netherlands BIT। तो 25 सितंबर 2020 को जो हमारा केस गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, वो हम हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आप इंडिया नीदरलैंड का जो BIT है, यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है, उसके वायलेशन में है। फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने गवर्नमेंट को अलग से बोल दिया कि आप रीइंबर्स करोगे लीगल कॉस्ट टू द वोडाफोन, जो कि लगभग 45 करोड़ के आसपास आएगी, है ना, लीगल कॉस्ट रीइंबर्स भी करोगे। फिर इसी तरीके से हमने देखा कि केयर एनर्जी का केस भी हम हार गए, और ऑथर ने कहा कि केयर एनर्जी के केस में तो हम और ज़्यादा फंसे हुए क्योंकि हमने उनके एसेट्स और ये सब डिविडेंड ये सब सेल कर दिए हैं ना। नाउ ऑथर ने ये कहा कि केयर एनर्जी को हमको लगभग 9,000 करोड़ देना है, तो द टोटल हार्म सफर्ड बाय द केयर, ठीक है ना, टोटल हार्म सफर्ड बाय द केयर ये लगभग 9,000 करोड़ के आसपास आएगा, ठीक है। अब देखो ऑथर ने एक और चीज़ बोली यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें बताती हैं कहीं ना कहीं इंडिया में जो है वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का जो एक कहना चाहिए कि वायलेशन है वो दिख रहा है। अब जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन खुलेआम ये बोलेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप वायलेशन कर रहे हो आपकी ट्रीटीज़ का, तो इसका मतलब है कि जो दूसरी कंट्रीज है, जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट हमारे ऊपर लूज होगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में थोड़े से फैक्ट बता दूं कि ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 1899 में बना था। इट वाज फॉर्म्ड इन 1899 और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग नीदरलैंड्स में था। हेडक्वार्टर इज इन हेग नीदरलैंड्स, तो हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। और इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्व करती है द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द फील्ड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है ना। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के एस्पेक्ट्स को ये सॉल्व करती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका 3 पार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, फिर मेंबर्स ऑफ द कोर्ट आते हैं, फिर दूसरा पार्ट आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा याद रखिएगा, है ना। एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना कब था? 1899 में बना था, ये भी आप याद रख सकते हैं। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो ये केसेस हैं केयर्न वाला, तो केयर्न ने यूनाइटेड स्टेट्स में केस करने गया, यूनाइटेड किंगडम में केस करने गया, नीदरलैंड्स में केस करने गया, कनाडा में गया, सिंगापुर में गया, लेकिन इंडिया में नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि एक तो जुडिशरी इंडिया में बहुत स्लो है ना, और दूसरा इंडिया में उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस को भी हाँ किया हुआ है ना। और देयर इज अ नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ ट्रीटी अवार्ड्स इन इंडिया, तो जो भी ट्रीटी अवार्ड उनकी नॉन इन्फोर्सिबिलिटी हो जाती है, बोल देते कि इंडिया नीदरलैंड का जो बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो किसी काम का ही नहीं है ना। तो इसलिए उन्होंने फॉरेन के सारे कोर्ट्स में जा के बोला, लेकिन यहाँ नहीं बोला, ठीक है। और
वही वाली बात है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका जरूर जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं डाउन होगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज, ठीक है ना। सिंस इंसेप्शन ऑफ द डिस्प्यूट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फर्वेंटली डिफेंडेड इट्स सॉवरेन टैक्सेशन पावर्स। अब इंडिया ने किस तरीके से डिफेंड किया है कि हमारे पास सॉवरेन टैक्सेशन पावर है या हमारे पावर है कि हम टैक्स ले सकते हैं, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग इंडिया को ये समझना चाहिए कि एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एक ट्रीटी ऑब्लिगेशन को आपको अपहोल्ड करना भी जरूरी है इंटरनेशनली। अगर आप बीआईटी को अपहोल्ड नहीं करोगे, अगर आप उसकी प्रोमिसेस को अपहोल्ड नहीं करोगे, तो फिर कौन सा प्राइवेट इन्वेस्टर आपके यहाँ मतलब इन्वेस्ट करने आएगा? कौन आएगा अगर उनको पता चल जाएगा कि आपका बीआईटी आप अपहोल्ड ही नहीं करते हो, फिर सॉवरेन पावर के नाम पे टैक्स लेते हो, ठीक है ना। तो ठीक है आप बोल सकते हो, लेकिन आप इसके शेल्टर के थ्रू केसेस नहीं जीत सकते, इंटरनेशनली आप केसेस नहीं जीत सकते हो। अब अच्छी बात है कि आप सोल्यूशन पे आने की कोशिश कर रहे हो केयर एंड एनर्जी के साथ। आपने उनको बोला कि भैया विवाद से विश्वास स्कीम में आ जाओ और 50% प्रिंसिपल अमाउंट का पे कर दो, हम आपका इंटरेस्ट पेनल्टी सब वेव ऑफ कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केयर एंड एनर्जी इतना जल्दी मतलब आपकी बोतल में शीशी में उतरेगा, है ना। एंड इंक्रीज्ड एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया ओवर द ईयर्स आर टेस्टामेंट टू द अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पार्टीज टू फोस्टर ओपन डायलॉग विद इन्वेस्टर्स। तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको देख करके पता चल रहा है कि हमारे यहाँ अभी भी इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस है और हमको वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, हमको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है। दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि ना केवल कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है बल्कि एक ओपन डायलॉग करना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है पूरे सिस्टम में ताकि उनको भी ये समझ में आए। परजर्विंग विद अवर मार्शियन फैंटेसीज, यहाँ पे परसीवरेंस के बारे में है। आप सबको पता है कि परसीवरेंस जो लेटेस्ट रोवर है जो कि मार्स में गया है, नासा का रोवर है। इसके पहले ऑथर ने कहा कि अपॉर्चुनिटी रोवर गया था, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी रोवर वाज देयर, क्यूरियोसिटी रोवर गया था, ठीक है ना। प्रेडिसेसर ऑफ द परसीवरेंस वाज द क्यूरियोसिटी रोवर एंड इसने भी सर्वे किया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ऑथर ने जो बोला है वो ये है कि देखते हैं कि क्या, देखो सिंपल सी बात है, लाइफ को ढूंढने के लिए गया है। परसीवरेंस जो है वो आपका मार्स में जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में देखने गया है ना। और ये भी एक आपको चीज़ याद रखना है। हाँ, अपॉर्चुनिटी रोवर भी जो था वो भी मार्स में ही गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी रोवर भी मार्स में ही गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यूरियोसिटी रोवर विच हैज बीन सर्विंग एंड टेस्टिंग द मार्शियन सर्विस सिंस 2012। फिर इसके बाद क्यूरियोसिटी गया था जो कि 2012 से लगभग टेस्टिंग कर रहा है मार्स के सर्विस की। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। अगला है क्लाइमेट एंड कॉन्शियसनेस। क्लाइमेट एंड कॉन्शियसनेस जो आर्टिकल है इसमें उत्तराखंड के फ्लड के बारे में और टेक्सास के कोल्ड स्नैप के बारे में बताया गया है। तो देखो उत्तराखंड का फ्लड तो आपको पता है, ठीक है ना। ग्लेशियल आउटबर्स्ट, ग्लेशियल फ्लडिंग हुई उत्तराखंड में, है ना, काफी ज्यादा इस बार हुई, है ना। लगभग काफी ज्यादा नुकसान हुआ यहाँ पे। देन अभी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हुआ टेक्सास में। टेक्सास में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर आया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था आर्कटिक पेनिनसुला वार्मिंग। ये लिख लो, याद कर लो, आर्कटिक पेनिनसुला वार्मिंग जो टेक्सास की कूलिंग का रीजन था। डबल डिजिट में नेगेटिव टेम्परेचर गया, उसका रीजन था आर्कटिक पेनिनसुला वार्मिंग एंड इट वाज एट अ रेट ऑलमोस्ट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज। मतलब हुआ क्या कि देयर इज अ कलेक्शन ऑफ विंड्स अराउंड द आर्कटिक, कलेक्शन ऑफ विंड है अराउंड द आर्कटिक कीपिंग द कोल्ड लॉक्ड फॉर द नॉर्थ, है ना। कोल्ड को लॉक करके रखता है वो जो हवा का वहां पे है। बट ग्लोबल वार्मिंग हैज कॉज्ड गैप्स इन दीज प्रोडक्टिव विंड्स। अब क्या हुआ, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ आर्कटिक वाले रीजन में। अब ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो विंड जाएगी। तो हुआ क्या कि जो वो कवर करके रख रही थी विंड वहां पे, वो कवर हट गया एंड जो पूरी की पूरी जो कूल थी आर्कटिक से वो टेक्सास वाले रीजन में आ गई एंड वहां पे कोल्ड स्नैप का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है ना। इंडिया जो है ऑथर के अकॉर्डिंग वो थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है चाइना के और यूएसए के बाद। हमको देखना है कि चाइना ने अनाउंस कर दिया कार्बन न्यूट्रलिटी 2060 तक में। जापान एंड साउथ कोरिया ने बोला कि वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2050 तक में, लेकिन इंडिया ने अभी तक कोई ऐसा टारगेट नहीं बताया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया ने ऐसा टारगेट नहीं बताया है तो हमको बताने की जरूरत है। दूसरी चीज ये भी हमको देखने की जरूरत है कि हम उस टारगेट को पूरा करें, क्योंकि अब ये कोल्ड स्नैप नहीं तो उत्तराखंड का ये सारी चीजें आप देखते रहेंगे। इसके
अलावा अगर आप देखो तो इंडिया एट द टॉप अमंग 67 नेशंस इन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी 2018 की जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है तो इंडिया उनमें से टॉप नेशंस में आता है। इनफैक्ट जर्मन वॉच ने एक रैंक निकाली थी क्लाइमेट रिस्क में, इंडिया वाज फिफ्थ अमंग द 181 नेशंस इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट रिस्क इन 2020 के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जर्मन वॉच जो निकालता है उसमें इंडिया फिफ्थ नंबर पे था। और आपका लेकिन जो खर्चा आप कर रहे हो, जो पब्लिक स्पेंडिंग आप कर रहे हो, वो बिल्कुल दिखा नहीं रहा है कि आप किसी तरीके से सीरियस हो क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑथर ने यहाँ पे बताई है। दीज आर द थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो यहाँ पे याद रखिएगा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो पब्लिश कौन करता है? जर्मन वॉच पब्लिश करता है। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं और जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे तो ऐसे कोई खास न्यूज़ आइटम नहीं है। एंटीबॉडी लिखा हुआ था, तो एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट बता देता हूँ। देखो एंटीबॉडी क्या होता है, एक्चुअली एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी रिलेटेड सेल्स हैं वो दो हैं, एक है बी सेल्स, बीटा सेल्स बोलते हैं उनको, और दूसरी है आपके टी सेल्स, है ना, टी सेल्स होते हैं। तो बी सेल्स जो होते हैं वो आपके ये प्रोटीन रिलीज करते हैं। जैसे ही आपके ऊपर कोई अटैक हुआ ना, फॉरेन अटैक हुआ, तो ये आपके ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगते हैं। तो ये बी सेल्स के वजह से निकलते हैं प्रोटीन, जिनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। टी सेल्स एंटीबॉडी नहीं निकालते, लेकिन टी सेल्स बी सेल्स की मदद करते हैं इन ऑर्डर टू रिलीज द antibody. So that is the thing which is important. I hope you got clarity regarding the same. That is it for the day. Thank you. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.